एवरीवन वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन देखेंगे नया चैप्टर। देखो आज अपन बात करेंगे स्ट्रेटजी इन फूड इन्हांसमेंट। देखो इस चैप्टर से आपके 1 से 2 सवाल हर साल फिक्स रहते हैं। किसी किसी साल इसमें 3 सवाल भी आए हैं, जैसे कि आपके नीट 2021 में आपके 3 सवाल भी आए थे, 2023 में आपके 2 सवाल आए थे। तो इस चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जिसमें पढ़ते हैं ना अपन एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल्स की अपन कैसे केयर टेक करते हैं, ठीक है, कैसे उनकी देखभाल करते हैं, कैसे उनको फीड करते हैं, कैसा खाना प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर से हमेशा चेकअप कराते हैं। तो उन सब के बारे में इस चैप्टर में अपन को पढ़ना है। पहले पार्ट में अपन एनिमल कवर करेंगे, दूसरे में अपन प्लांट कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ब्रीडिंग लाइफ स्टॉक सच एज शीप्स, काव, पोल्ट्री, फिशेस, इन सबको अपन किस में रखते हैं? अपन सबको एनिमल हस्बेंड्री में रखते हैं, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। देखो फिशरीज इंक्लूड्स क्या क्या चीज़ आती है फिशरीज में? अपनी फिश आ जाएगी, ठीक है, मोलस्क आ जाएंगे, मोलस्क, सेलफिश, क्रस्टेशियन आ जाएंगे, प्रॉन्स और अपना क्रैब होते हैं इसमें, ठीक है। अपन बात करते हैं इंडिया और चाइना जो है ना, वर्ल्ड वाइड लाइफ स्टॉक कितना रखते हैं? वर्ल्ड में पूरा 70% रखते हैं। पर इनमें से जो फूड बनाने का काम करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ 25% होता है। जी आपका एनसीईआरटी का डेटा, इसलिए याद रखना है। इंडिया और चाइना दोनों मिलकर कितना लाइफ स्टॉक बनाते? तो वो 70% बनाते हैं। पर उसमें से फूड में कितना कंट्रीब्यूट करता है? तो वो खाली 25% ही करता है, ठीक है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन देखते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट। तो इसमें क्या करते हैं अपन? इसमें अपने को क्या ज़रूरत रहती है? मिल्क की और इट्स प्रोडक्ट की, जो अपने को काव वगैरह प्रोवाइड करती हैं। तो बस उसी को अपन उसी की ईल्ड बढ़ाने के लिए, उसी की क्वालिटी बढ़ाने के लिए अपन डेयरी फार्म मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट करते हैं और इसकी एक इम्प्रूव वेराइटी पढ़ते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट में, जिसके नाम है अपना जर्सी काव, ठीक है। ये अपनी इम्प्रूव वेराइटी ऑफ काव है, जो कि अपना ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अपन आगे बात करते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता होने चाहिए एक बार। जैसे कि देखो अपन मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड एनिमल्स में डेयरी फार्म्स में देखते हैं। तो उसमें अपना क्या होना चाहिए? सिलेक्शन, एक तो अपना सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड होना चाहिए। और जो अपन वैरायटी लेके आते हैं वो कैसी होनी चाहिए? रेजिस्टेंस टू डिजीज होनी चाहिए, पहली बात आपकी ये। और अपन को क्या कराना? उनको एडिक्वेट अमाउंट में फूड देना है और वाटर प्रोवाइड करना है अच्छा वाला, ठीक है। और उनका क्लीनिनेस और हाइजीन मेंटेन करके रखना है। और रेगुलर विजिट ऑफ द वेटनरी डॉक्टर, ताकि वो उनका इलाज कर सके। अगर थोड़ी बहुत भी बीमारी हो तो उसको सही कर सके, ठीक है। तो ये कुछ डेयरी डेयरी फार्म मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना। वैसे तो आपको पूछे नहीं आएंगे, पर आपको हो सकता है कि स्टेटमेंट बना के दे दे और इसमें से बोल दे करेक्ट कौन सा, इनकरेक्ट कौन सा। तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की। तो देखो पोल्ट्री फार्म नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये किसके लिए होगा? बर्ड्स वगैरह के लिए होगा, ठीक है। तो ये अपना किसके लिए होता है? बर्ड्स के लिए, जो कि अपना अंडा अंडा देती हैं और क्या बनाती हैं? अपना मीट बनाती हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? इसमें अपने चिकन होगी, गीज होगी, डक्स होगी, टर्कीज होगी और काफ़ी सारे आते हैं, ठीक है। इसकी जो इम्प्रूव वेराइटी है उसका नाम है अपना लेग हॉर्न, जो कि किसकी? अपनी इम्प्रूव वेराइटी ऑफ चिकन है, ठीक है। तो इसमें भी इसका केयर टेक करके रखते हैं, ठीक है। उनको समय समय पर न्यूट्रिशन, वाटर वगैरह प्रोवाइड कराते हैं और कुछ डिजीज़ नहीं हो इस वजह से उनको प्रॉपर दवाई वगैरह देते हैं, वैक्सीन वगैरह लगाते हैं, ताकि, ठीक है, ताकि वो फ्लू से बच सकें, ठीक है। तो फिर अब अपन आगे बात करते हैं। अब अपन चलते हैं सीधे किसमें? एनिमल ब्रीडिंग में, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं एनिमल ब्रीडिंग में। तो इसमें अपने आता है एक तो इंटर ब्रीडिंग, ठीक है। इंटर ब्रीडिंग यानी कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में हो, सेम ब्रीड में हो, ठीक है। क्लोजली रिलेटेड ब्रीड में हो, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में हो और सेम ब्रीड में हो, तो अपना इंटर ब्रीडिंग में आता है। और जी अगर अपनी ब्रीड अलग हो जाए तो अपना किस में आ जाएगा? आउट ब्रीडिंग में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन कैसे करते हैं? मेटिंग कराते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज विद इन दी सेम ब्रीड में कितनी जनरेशन तक? 4 to 6 जनरेशन तक, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि बताओ आप कितनी कितनी जनरेशन तक इसमें ब्रीड कराते हो ब्रीड कराते हो इंटर ब्रीडिंग में? तो आपको
पता होना चाहिए कि अपन कितनी जनरेशन तक कराते हैं, 4 to 6 जनरेशन तक कराते हैं। अब इन इनब्रीडिंग का फ़ायदा क्या है, ठीक है, इनब्रीडिंग का फ़ायदा क्या है और इनब्रीडिंग का नुकसान क्या है। देखो, इनब्रीडिंग का फ़ायदा ये है कि अपन क्या कर सकते हैं, इससे इंक्रीज होमोजाइगोसिटी अपन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक तो अपना क्या फ़ायदा है, इससे इंक्रीज होमोजाइगोसिटी बढ़ा सकते हैं। तो और ये अपना किस में हेल्प करता है, ये अपना जो अपना हार्मफुल रिसेसिव जीन होते हैं जो कि अपने डिजीज़ वगैरह कॉज करते हैं, तो उसको एक्सप्रेस आसानी से कर सकते हैं अपन इससे, ठीक है। इनब्रीडिंग से अपन आसानी से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इट ऑल्सो हेल्प इन दी एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायर्ड करेक्टर, ठीक है। इससे अपन क्या कर सकते हैं, अपनी जो डिजायर्ड है, जैसे कि अपने को इस काम में इतना इतना ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ चाहिए, इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन होना चाहिए उसका मिल्क, तो मतलब ऐसे अपन डिजायर करेक्टर को क्रॉस मतलब करा करा के एक्यूमुलेशन करा लेते हैं इसमें। 4 to 6 जनरेशन तक कराएंगे तो अपना एक्यूमुलेशन हो जाएगा सुपीरियर जीन का, ठीक है। और जो लेस सुपीरियर होंगे उनको अपन हटाते चले जाएंगे, तो ये इसके क्या हो गए, एडवांटेज हो गए। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट रिड्यूस दी प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी घटा देता है, ठीक है। अगर अपन बार बार सेम ही उसमें कराएंगे, सेम सेम ब्रीड में क्रॉस कराएंगे, तो अपनी जो है फर्टिलिटी भी रिड्यूस होगी और प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होगी, ठीक है। फर्टिलिटी भी घट जाएगी उनकी और प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। और कोई भी ऐसे मान लो कोई भी डिजीज आ गई, एक को लग गई तो सब सब बीमार हो जाएंगे और सब एक संग मर जाएंगे। इस वजह से ये इसका डिसएडवांटेज है। और इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी हो जाता है, ठीक है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी हो जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसी पूरे पैराग्राफ से आपका नीट 2023 में सवाल आ चुका है, इसलिए आप थोड़ा इस पर ध्यान दें, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये वाला आपका टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसके आपके अगर मैं 2013 से बात करूं तो आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान दें इस टॉपिक को। तो अपन बात करते हैं आउटब्रीडिंग में। आउटब्रीडिंग में भी अपने पास 3 टाइप आते हैं, एक तो आउट क्रॉसिंग, एक आता है आपका क्रॉस ब्रीडिंग, एक आता है आपका इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, नीट में सवाल पूछेगा तो आपसे बस ऐसे ही पूछेगा कि बताओ अपना आउट क्रॉसिंग में क्या क्या कैसे क्या होता है, ठीक है। इसमें अपनी ब्रीड तो सेम होती है पर नो कॉमन एंसेस्टर, यानी कि उनका जो एवोल्यूशन, जिनसे अपना एवोल्यूशन होता है ना, उसका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता। ब्रीड तो अपनी सेम होगी, ठीक है, पर उसका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा, ठीक है। और इसमें जो क्रॉस कराते हैं ये भी अपना 4 to 6 जनरेशन कराते हैं। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि अपन को कितने आउट क्रॉस कराने पड़ते हैं टू ओवरकम दी इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो सिंगल आउट क्रॉस ही सफिशिएंट होता है टू ओवरकम इसको, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए सिंगल आउट क्रॉस ही बहुत काफ़ी होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन बात करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग की। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट ब्रीड होती है, इसमें ब्रीड ही अलग होती है। इसमें क्या होता है आउट क्रॉसिंग में कि ब्रीड तो सेम होती है पर नो कॉमन एंसेस्ट्री। अपनी क्रॉस ब्रीडिंग में तो ब्रीड ही दोनों अलग अलग ले ली। अपन ने क्या करा, इसमें सुपीरियर मेल लिया, सुपीरियर फीमेल ली, ठीक है। इस एग्जाम्पल मेल मरीनो रैम्स, फीमेल या इन दोनों को क्रॉस किया, अपनी एक नई वैरायटी बनी जिसका नाम है हिसारडेल, जो कि कहाँ की वैरायटी है, जो कि अपनी पंजाब की वैरायटी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आ गया अपना क्रॉस ब्रीडिंग का, ठीक है। इसका जो कीवर्ड है वो आपको ध्यान रखना है कि इसमें डिफरेंट ब्रीड होती है। आउट क्रॉसिंग में सेम ब्रीड होती है पर नो कॉमन एंसेस्ट्री होती है। अब देखो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इसको तो आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इंटर स्पेसिफिक यानी कि दो अलग अलग स्पीशीज के बारे में बात कर रहा है। अपन ने क्या करा, इसमें एक्सपेरिमेंट करा, तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो कैसे होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। वो अपना ऑफस्प्रिंग आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल अपना क्या है, म्यूल है। म्यूल जाने की खच्चर, ठीक है। खच्चर जो होता है वो डोंकी से भी और अपना हॉर्स से भी स्ट्रांग होता है। मतलब आप देखोगे इन म्यूल वगैरह को, जो अपने वर्कर होते हैं ना, जो अपने ईंट वगैरह ढोने का या फिर मिट्टी वगैरह ढोने का काम करते हैं, तो उसके लिए अपन इसी को इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप कहीं पहाड़ी इलाके में आते हो तो भी अपने चढ़ाई के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। इनको अपन हिंदी में खच्चर बोलते हैं और इंग्लिश में म्यूल बोलते हैं, ठीक है। ये किससे बनता है, ये अपना मेल डोंकी से बनता है, ठीक है, और अपना फीमेल हॉर्स से बनता है। और आपको नीट में घुमाने के लिए इसको उल्टा भी कर सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जी हाँ, बनेगा किससे, मेल डोंकी से और फीमेल हॉर्स से, ठीक है। मेल डोंकी से और फीमेल हॉर्स से। अगर इसका उल्टा हो गया ना तो कुछ और बन जाता है, उसका नाम है अपना हेनी, ठीक है। अगर अपना फीमेल डोंकी हो जाए और मेल हॉर्स हो जाए तो उससे अपना बनता है हेनी, ठीक है। और मेल डोंकी हो फीमेल हॉर्स हो, ठीक है, मेल डोंकी हो फीमेल हॉर्स हो तो उससे बनता है अपना म्यूल। पर आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूल याद रखना है, हेनी को याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपना एनसीईआरटी में भी नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार फिर से देखें, अपना मेल डोंकी होता है
फीमेल हॉर्स होता है, इन दोनों के क्रॉस से बनता है अपना क्या, म्यूल बनता है। ठीक है, म्यूल कैसा होता है, स्टेराइल होता है, पर इन दोनों से ताकत में काफ़ी स्ट्रांग होता है, तभी इसको अपन ट्रांसपोर्ट वगैरह में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये कैसा होता है, स्टेराइल होता है। अब अपन बात करते हैं कंट्रोलिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब अपना क्या होता है कंट्रोलिंग एक्सपेरिमेंट, कंट्रोलिंग ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। जैसे कि अपना आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब मान लो अपनी एक गाय है, वो मान लो अपनी पंजाब में, ठीक है, और अपना एक अच्छा बुल है, वो अपना कहाँ पे है, मान लो उत्तर प्रदेश में। अब दोनों बहुत दूर दूर हैं, तो अपन क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट से जो अपना अच्छा बुल होता है उसके सीमेन को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, उसको सीड बैंक में जाके जमा कर देते हैं, जैसे अपना क्या नाम है, पोलन पोलन बैंक होता है, ऐसी जी होता है। ठीक है, तो उसमें अपन जमा कर देते हैं, फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो अपन ले जाते हैं उसको इंजेक्शन में और डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं किसमें, फीमेल में। ठीक है, डायरेक्टली अपना इंजेक्ट कर जाता है फीमेल में। जैसे कि अपन उधर पढ़ते हैं ना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगर आपको याद हो ह्यूमंस में, तो अपना लो स्पर्म काउंट होता है, तब अपन फीमेल ट्रैक में डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं। तो सेम बिल्कुल वैसा ही होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जैसा अपना ह्यूमन में होता है वैसे ही अपना एनिमल्स में होता है। ठीक है, अपन बात करते हैं उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोएट। ठीक है, मोएट पे भी आपका सवाल आ चुका है नीट के रिसेंट ईयर में 2021 में ही आ चुका है, तो आप इसको ध्यान दें। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, इसको अपन मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। देखो बेसिकली क्या होता है, जनरली जो अपनी काऊ है वो अपना एक एक बार में एक ही एग देती है, पर अगर अपन उसको एफएचएच का इंजेक्शन डाल दें, ठीक है, जैसे मान लो जो अपना एफएचएच का इंजेक्शन है और जो अपनी काऊ है, इसमें अपन ने एफएचएच का इंजेक्शन लगा दिया, तब ये क्या करेगी, जो जो काऊ एक एग प्रोड्यूस कर रही थी वो करेगी अपनी कितने एग, वो अपने करेगी 6 to 8 एग्स। ठीक है, एग्स है ये, सेल्स नहीं है। ठीक है, 8 to 6 एग्स प्रोड्यूस करेगी। तो अब अपन क्या लेके आएंगे, इसके लिए सुपीरियर बुल बुल लेके आएंगे। ठीक है, सुपीरियर बुल लेके आएंगे, एलीट बुल जिसको बोलते हैं, इन दोनों के संग क्रॉस कराएंगे। जब अपना फर्टिलाइज एग हो जाएगा अप टू कितना 8 to 32 सेल्स, ठीक है, 8 to 32 सेल्स, तो अपन इसको किस में ट्रांसफर कर देंगे, सैरोगेट मदर में ट्रांसफर कर देंगे। सैरोगेट मदर में क्यों ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि आपको ही मालूम है कि एक काम में सारे एग डेवलप नहीं हो सकते, इसलिए अलग अलग उसमें डाल देते हैं, और जो अपनी सुपीरियर काऊ होती है उसको फिर से नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार कर देते हैं, कि फिर से अपने 6 से 8 एग्स बन सकें और फिर से नए ऑफस्प्रिंग बढ़ सकें। ठीक है जी, अपना बेसिकली क्यों करा गया था, क्योंकि अपना मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क न्यूट्रिशन वगैरह बढ़ाना था, इस वजह से मोएट का और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का इस्तेमाल करा गया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपन बात करते हैं बी कीपिंग। बी कीपिंग का जो दूसरा नाम है वो अपना क्या है, एपीकल्चर। ठीक है, इट इट इज़ हेल्प इन द मेंटेनिंग ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। ठीक है, ये अपना क्या होता है, अपन मेंटेन करते हैं हनी बी के छत्ते को, ताकि अपन को उससे क्या मिल सके, हनी मिल सके और बी वैक्स मिल सके। हनी आपको मालूम है बहुत ही न्यूट्रिशन होती है और काफ़ी सारे दवाई वगैरह के काम में आती है, और बी वैक्स आपका ज़्यादातर देखो कॉस्मेटिक्स में और पॉलिशेस वगैरह में काम में आता है, कॉस्मेटिक्स के सामान में और पॉलिश सामान में काफ़ी काम में आता है बी वैक्स, तो ये आपको ध्यान रखनी है। वी डू बी बी कीपिंग इन इंडिया स्पीसीज ऑफ एपिस इंडिका। ठीक है, तो अपन इंडिया में जो बी की स्पीसीज को बी की स्पीसीज को अपन एपीकल्चर करते हैं, तो उसका नाम है अपना एपिस इंडिका नाम है। ठीक है, उसका क्या नाम है, अपना एपिस इंडिका नाम है। अब बी कीपिंग के आपके एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो ये अपना नॉलेज देता है फॉर द नेचर एंड हैबिटाट ऑफ बीज। ठीक है, ये अपना नॉलेज बताता है कि कैसी अपना बी का नेचर है और कौन से हैबिटाट में बीज रहती हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, अपना सिलेक्शन फॉर अ सूटेबल लोकेशन। ठीक है, उनके रहने के लिए सूटेबल जगह ढूंढता है बी कीपिंग करने के लिए। तो ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक और है अपना कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वाम्स, जैसे कि ग्रुप ऑफ बीज। ज़्यादातर जो अपनी बी है ना वो सोशल इंसेक्ट होती हैं, यानी कि वो एक संग रहती हैं और एक संग मिलके अपना काम करती हैं। और इसमें से भी आपको मालूम है 3 टाइप की बी होती हैं, एक तो ड्रोन होती हैं। ठीक है, ड्रोन जो होती हैं वो मेल बी होती हैं, एक होती है अपनी क्वीन बी। ठीक है, एक अपनी होती है क्वीन, तो ये होती है फीमेल। ठीक है, ये अपनी फर्टाइल वाली फीमेल होती है। और एक होती है अपनी इनफर्टाइल वाली फीमेल, जिसको अपन बोलते हैं वर्कर बी। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं वर्कर बी, जो होती है इनफर्टाइल होती हैं। ठीक है, जो अपनी कैसी होती है, इनफर्टाइल फीमेल। इसके बारे में आप उसमें जानोगे हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स मैकेनिज्म में, जब अपना उसमें आता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स मैकेनिज्म, जो अपना उसमें आता है ना,
प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस में, तो उसमें आप जाना होगा, जब अपना सेक्स डिटर्मिनेशन बताया जाता है तब आता है, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल आपको उसमें पता चले। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो अपना ड्रोन होता है ना, वो अपना कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। और ये अपना कैसा होता है, ये भी अपना डिप्लॉइड होता है, बर्गर भी डिप्लॉइड है और भी डिप्लॉइड है। अपनी ये वर्कर भी इनफर्टाइल है और अपनी क्वीन भी कैसी होती है, फर्टाइल होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अपन चलते हैं, तो देखो अपने द्वारा आता है पाइसी कल्चर, जो कि अपना फिशरीज के लिए होता है। फिशेज इज एन यूज फॉर द इंडस्ट्रियल डिवोट कैचिंग प्रोसेसिंग एंड सेलिंग पर्पस, सेलिंग एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स को भी अपन सेल करते हैं संग, और फिश को भी सेल करते हैं। अब देखो फिश में है ना फ्रेश वाटर और माइन, ठीक है। इस इम्पोर्टेंट आपके साथ आपको ध्यान रखना है। फ्रेश वाटर अपनी कौन कौन आती फिशेज, कटला, रोहू है और कॉमन कार्प, कटला, रोहू, कॉमन कार्प। और माइन में अपनी है सेंस, मार्कलर, पॉर्मफोर्ड, ठीक है। इस याद कैसे रख सकते हो वाली को, तो इसको याद करने की ट्रिक है मा एंड, ठीक है। इससे आएगा हिस्ला, HI से आ जाएगा हिस्ला, और इससे आ जाएगा अपना सैंडिन, और इससे आ जाएगा अपना फैट। और आपको ध्यान मैकरल में क्या मेरी फैटी एसिड होता है, जी आप नीट का क्वेश्चन है इसलिए याद रखना है, ठीक है। नीट 16 में आपका पूछ चुके हैं ये ओमेगा फैटी एसिड कौन सी फिश में होता है, तो आपको याद रखना है मैकरल में होता है। मैकरल कैसी होती है, अपनी मराइन फिश होती है। इसमें दो चीज आती है, एक तो अपनी पाइसी कल्चर, ठीक है, पाइसी कल्चर, एक अपनी आती है एक्वा कल्चर। देखो पाइसी कल्चर आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, आपने के नाम भी तो क्लास पढ़ी, अगर आपने किंगडम पढ़ रखा हो 11th में, तो आपने पाइसिस के नाम से उसमें भी तो क्लास पढ़ी थी। तो ये पाइसी कल्चर तो सिर्फ फिशेस के लिए होता है, एक्वा कल्चर फिश तो है, और जो एक्वेटिक है उन सबको भी लेते हैं संग में, ठीक है, उन सबको भी ले लेते हैं। और देखो फिशेस की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जैसे अपन अपने गेहूं की और चावल की प्रोडक्शन रिवॉल्यूशन करा था, ऐसे ही अपना फिशेस की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ने अपना ब्लू रिवॉल्यूशन करा था। देखो यानी समझ में आ रहा है, वाटर से रिलेशन है, ठीक है। तो आप समझ जाना कि ब्लू रिवॉल्यूशन किसके लिए कराया गया, फिशेस के लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन अभी आप आगे पढ़ बीट के लिए और राइस, तो ये बात आप ध्यान रखनी है। अब अपन बढ़ते हैं आगे, तो अपन पहुंच चुके हैं इसके सेकंड पार्ट में। अब इसके सेकंड पार्ट में बताया सारा प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, तो एक करके उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो प्लांट ब्रीडिंग का पर्पस मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिजायर प्लांट टाइप। अब इसमें भी अपना पर्पसफुल, अपने को किस तरह का प्लांट चाहिए, उससे क्या चीज चाहिए, उससे कितना न्यूट्रिशन चाहिए, उससे कितना खाना चाहिए, कितना मिनरल चाहिए, उस हिसाब से अपन मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जो जो चीज अपने को डिजायर है ला के, ठीक है। और 1 साल पुरानी है, जो क्या नाम है आपकी प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक, जो अब अपनी 9 से 10 साल पुरानी है, जो आपकी एनसीईआरटी में दे रहा है, इस वजह से मैंने आपका लिखा। अपन सीधे बात करते हैं इसके स्टेप्स के बारे में, ठीक है। पहला इसका स्टेप्स है कलेक्शन वेरिएबिलिटी, ठीक है। जो जे वाला जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1 करेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग, जो अपना प्लांट में उसका ये रूट है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ये स्टेप जो है इसका रूट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस स्टेप में क्या होता है, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल दी वाइल्ड वेराइटीज एंड स्पीशीज एंड रिलेटिव्स ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं अपन, कलेक्शन और प्रिजर्वेशन करके रखते हैं वाइल्ड वेराइटीज का, जो अपने को पसंद आती हैं, तो लाते हैं और कलेक्ट करके रखते हैं। इसमें दे रखा है इम्पोर्टेंट लाइन, एंटायर कलेक्शन ऑफ द प्लांट सीड हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स, ठीक है। इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ प्लांट जिसमें सारे अपने डाइवर्स एलील पाए जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं जर्मप्लाज्म कलेक्शन, उसको अपन बोलते हैं जर्मप्लाज्म कलेक्शन। और इससे आपका नीट का सवाल आता है, नीट है, तो आपको ध्यान है, ठीक है। आता है इसमें सेकंड पॉइंट, इवैल्यूएट द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। करते अपन तो जर्मप्लाज्म अपन ने करा, पूरा एंटायर कलेक्ट करके रख लिया, जितने भी हमने एलील्स थे उसमें छाटेंगे, जो उसमें अपना कॉम्बिनेशन बनेगा रखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे, ठीक है। उसको अपन बाकी सबको देंगे। अपना आगे पाता है स्टेप नंबर, इसको बोलते हैं क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग दी सेलेक्टेड पेरेंट। इसमें क्या
करते हैं, इतनी सारी एंटायर पूरा एंटायर एलील से सारे अपने जीन से अपन ने 10 को ही अच्छे निकाल लिए, ठीक है। अब उसमें से भी अच्छे निकाल लिए, which was combined to other different plants, और इसको आपको बार बार करना पड़ता है, एक क्रॉप नहीं parent से लगी, तो उसमें करानी पड़ेगी, करानी पड़ेगी में लाइन पूछी जाएगी, यही पूछी जाएगी सारा टाइमिंग कौन होती तो है वो हाइब्रिडेशन among the selected, ठीक है। सेलेक्टेड, ये बात आपको रखनी है। अब बात करते हैं सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर। आप क्या करें, उन 10 सेलेक्ट कर ले, इससे आपने कॉम्बिनेशन करा, उसमें से आपके 3, ठीक है, आपके सुपीरियर कॉम्बिनेशन रह गए। अब क्या, अब काफी सारी टेस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है। फिर क्रूशियल स्टेप इसलिए है क्योंकि अगर आप गरी गलती ना, तो आप रिकमेंडेंट अच्छा नहीं ले पाओगे, ठीक है। आपको बेस्ट लाना होता है ब्रीडिंग में, आपका उससे भी अच्छा लाना होता है। वैसे जो स्टेप है ये बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि उसमें अच्छा अपन रिकमेंडेंट ढूंढ फिर जो अपना कमर्शलाइजेशन ऑफ selected kinds, evaluated and aggromatized of quality and disease। अपन चेक करते हैं कि ये अपने डिजीज से बच सकता है, ठीक है, कितना डिजीज रेजिस्टेंस है, खाने की क्वालिटी, इसमें मिनरल क्वालिटी है, ठीक है, इससे खाने से कोई नुकसान तो कितना हो रहा है, पहले से कैलकुलेट करके रखा। द इवोल्यूशन डन बाय द ग्रोथ these in the field, requiring their performance and fertilizer irrigation and other of management practice, ठीक, other of management fertilizer का एप्लीकेशन करके, इरिगेशन के पूरा अच्छा बना कहाँ पे, तो ये पूरा है। मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ, स्टेप को आना चाहिए। वेरिएबिलिटी, evolution of evolution, तीसरा क्रॉस हाइब्रिडेशन, फिर चौथा सेलेक्टेड इसमें से भी अपना सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, सबसे लास्ट वाला टेस्टिंग और कमर्शियलाइजेशन वाला स्टेप, ठीक है। स्टेप में आपकी प्लानिंग होती है। अपन आगे बात करते हैं, देखो अपनी एग्रीकल्चर से जीडीपी कितनी बनती है, 33% बनती है, ठीक है, कितनी बनती है, 33% बनती है। उसमें से भी जब जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो अपनी 62% होती है। अपन बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, जो कि अपना स्टार्ट हुआ था कब, मिड 90s में रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हो गया था, जी बात ध्यान रखनी, मिड 1916 में अपना हो गया था, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। और अपना इंडियन फादर ग्रीन रेवोल्यूशन अपना एमएस स्वामीनाथन है, ठीक है, एमएस स्वामीनाथन जी हैं। और अपना फादर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियन की बात करें तो एमएस स्वामीनाथन जी, और अपना अगर खाली फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो अपना कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग जी हैं, ठीक है। अपन आगे बात करते हैं, देखो अपन को कितना फायदा, जैसे कि अपने को रिवॉल्यूशन में फिशरीज में फायदा मिला था, अपन देखेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से मेनली दो वैरायटी में फायदा होना था, एक तो अपना बीट, एक अपना राइस में, तो बस वही देखना है कि कितना फायदा हुआ। देखो पहले अपना ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था, अपने कितना था, ये 11 मिलियन टन, जो अपना बीट था वो कितना था, 11 मिलियन टन था। और अगर जब अपन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन लिया तो 75 मिलियन टन हो गया। अपना राइस है, ठीक है, जो है अपना 37 मिलियन टन था, 10.5 मिलियन टन। फिर अगर जो 35 मिलियन टन था, ठीक है, आपको जैसे अपन 87.5 मिलियन टन हो गया, ठीक है, तो राइस का हो गया, बीट का हो गया। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो तो आप सीधे सीधे याद रख लेना कि इंडिया में सबसे फेमस क्या होती है, राइस होती है, राइस ज़्यादा खाई जाती है, इस वजह से तो राइस का जो क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ी थी और बीट की थोड़ी सी कम बढ़ी थी। अब अपन बात करते हैं, दो सेमी वैरायटी ऑफ बीट लेके आए थे मैक्सिको, उसका नाम अपना
फैमिली ऑफ वेराइटीज की चलाई गई इम्पोर्टेंट, आपको ध्यान रखना, इसमें सवाल आ चुका है नीट में, तो आपको पता होना चाहिए। अब वैरायटी ऑफ राइस एपियंस का अपनी ऑफ आया है और अपनी की वैरायटी नाम सुना है, और इस में बीट वैरायटी का नाम जो कि अपनी मैक्सिको से लाई गई थी, सेमिडॉफ कल्याण सोना। आगे बात करते हैं शुगर। देखो शुगर केन में भी अपनी दो वैरायटी आती है, एक तो सैक्रम बाई, एक अपनी आती सैक्रम ऑफिसिन, ठीक है। ऑफिसिनियरम आपको थोड़ा नाम में थोड़ा वेटेज लग रहा होगा, तो बस अपना अच्छा होता है और 12वीं से ही थोड़ा सा खराब सा होता है, ठीक है। ऑफिसिनियरम बढ़िया होता है और ये थोड़ा खराब होता है। जो अपना कहाँ पाया जाएगा, नॉर्थ इंडिया, यानी नॉर्थ इंडिया में, यानी कि इस साइड मान लो आप यूपी साइड, अपना क्या आ गया जम्मू कश्मीर साइड, और जो अपने नॉर्थ जो आते हैं ना दिल्ली, तो जो अपनी में थोड़ा इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कम अच्छा शुगर केन पाया जाता है, और अपना साउथ की साइड बहुत अच्छा शुगर केन पाया जाता है, साउथ इंडिया की बहुत अच्छा पाया जाता है। इनमें क्या होता है, कंटेंट कम होता है नॉर्थ इंडिया वालों में 12 और कंटेंट अच्छा होता है। इसकी जो स्टैम्प होती है, ठीक है, इसकी जो स्टैम्प होती है वो थिक होती है। अब अपन ने क्या करा, जो अपना सैक्रम सैरम है, अपन को मालूम बहुत अच्छा है, उनको इसके लिए अच्छा बनाने के लिए अपन ने क्या प्लांट ब्रीडिंग कराया, और इससे अपन ने इसको धीरे धीरे करके अच्छा बना दिया। जो अपना थोड़ा नॉर्थ इंडिया का थोड़ा बेकार सा था, को भी अपन ने की मदद से अच्छा बना दिया, किसको प्लांट करा के। अब बात करते तो अगला एनसीसी में दे रखा है, बारे में दे रखा है। इसमें क्या होता है, जब अपना हाई यील्ड होता है तो द हाई वैरायटी टू वाटर से बचने के लिए बिल्डिंग बनाई गई, जिसमें अपने आते में ज्वार और बाजरा अपन बात ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंस, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। अब बनिए वो भी तो रेजिस्टेंस डिजीज से खराब हो जाएगी, फिर हम क्या, इस वजह से अपनी प्लांटिंग डिजीज रेजिस्टेंस के लिए भी करी जाती है। ऑफ डिजीज वी लॉस अप टू 20-30% ऑफ। देखो मैं आपको बताऊं, इसमें भी सारे वैल्यू वाले वैल्यूज हैं, तो आपको एक बार फिर से देखनी पड़ सकती है वीडियो को, तो आप फिर से देख लेना ताकि आपका वैल्यू अच्छे से याद हो जाए। अपन इसके बाद देखो डिजीज की वजह से क्या होता है, 20% जो क्रॉप हो जाती है। अब इस कुछ आती है जैसे कि ब्राउन डस्ट ऑफ बीट है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रेड रॉट ऑफ केन है, और इट वाज कॉज्ड बाय जिससे कॉज फंगाई से। अब ऐसी कुछ बैक्टीरिया से कॉज होने वाली ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, आपको याद BRC, आप इधर से पहचान जाओगे कि BRC किस में आ रहा है, बैक्टीरिया में आ रहा है, ठीक है। आप और देखो सारी आपको याद हो जाएंगी, पहले मुझे भी याद नहीं होती थी, पर मैंने इस चैप्टर को 2 या 3 बार पढ़ा, पूरी अच्छे तरीके से याद हो गई, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, ब्राउन बीट है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, रेड रॉट ऑफ शुगर, इट वाज कॉज्ड बाय द फंगस, ठीक है। और अपना बैक्टीरिया की वजह से रॉट ऑफ क्रूसीफर को मैंने याद ट्रिक बताई, तो आप इसको याद कर लेना। और वायरस से ज्यादातर मोजाइक जिसमें ब्लड मोजाइक आया, सीधे आप वायरस में डाल देना, जिसमें ट्यूबर आया, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, जो कि अपना टियोडाइनन जी ने डिस्कवर करा था, किसमें, वायरस तो फैला था ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल वायरस। तो ये सब बर्ड जिसमें आया ना, आपको स्पिंडल दिख जाए, मोजाइक दिख जाए, तो आप सीधे किससे पहचानना, आप सीधे पहचानना कि ये अपनी वायरस से कॉज होने वाली बीमारी का नाम है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, मेथड होते हैं डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। सबसे पहला मेथड है अपना म्यूटेशन है, और आपकी एक टेबल दी है, तो उसको भी अभी बताता हूँ। म्यूटेशन क्या होती है, जेनेटिक वेरिएशन आर चेंज इन देयर जेनेटिक मटेरियल में अपन कुछ म्यूटेट कर देते हैं,
ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते थे, म्यूटेशन बोलते थे, ठीक है। इट वॉज इंड्यूस बाय द गामा रे, ठीक है। और जो म्यूटेशन ब्रीडिंग है वो इस्तेमाल करी गई थी मूंग बीन में, किससे बचाने के लिए, येलो मोज़ेक वायरस से बचाने के लिए और पाउडरी मिडोज से बचाने के लिए। ये भी आपका नीट 2021 का सवाल है, तो आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं। जे रेजिस्टेंस येलो मोज़ेक वायरस एक और वेराइटी में होता है जो कि एवेल एस्कुलेंटस, ठीक है, एवेलमॉस्कस एस्कुलेंटस में भी अपन ये मोज़ेक वायरस से रेजिस्टेंस पाते हैं। कैसे ट्रांसफॉर्म कर इसको नई वेराइटी परवानी क्रांति में। एवेलमॉस्कस एस्कुलेंटस एक भिंडी की वेराइटी, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म कर अपन नई वेराइटी बनाए थे भिंडी की, जिसका नाम है अपना परवानी क्रांति। जिसका नाम क्या है आपका, परवानी क्रांति, ठीक है, जिसका नाम आपका परवानी क्रांति है। ये दोस्तों के संग इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो और आप देख भी सकें इसको, ठीक है। अब मिलते हैं वीडियो में, और आगे के जितने भी टेबल्स हैं, जितने भी टॉपिक रह गए हैं, उनको अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, आपको एक बात बता, आपकी नीट की ऑफिशियल की और एमआर आ चुकी है, तो इसलिए आप जाके चेक कर लें, आपकी कल आ चुकी थी। अगर चेक नहीं करी, चेक कर सकते हैं, और उससे आपके फाइनल जो आपके मार्क्स जो वाले होंगे वो आपको अच्छे से चल जाएंगे। और फिर आपको आगे क्या करना है उसके बारे में सोच लेना, ठीक है। और कोशिश ये करना, अगर आप मार्क्स अच्छे आए हैं, 5.5 आए हैं, तो आप काउंसलिंग में पार्ट जरूर लेना। अगर आपके 500 तक भी 550 रह गए हैं और आप BHMS या बी लेने का मन है, तो आप उसको ले सकते हो। आप किसी अच्छे काउंसलर से बात करो, ठीक है, और आप सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।